today we are going to study about VBT, that is valence bond theory. इसके कुछ postulates हैं, अगेन आपको postulates याद रखने होंगे, right? The first postulate is the force of repulsion. The force of repulsion is between the nuclei of the combining atoms and between the electrons of these particular atoms. इसका मतलब ये है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं, ओके, दो इंडिविजुअल एटम्स हैं लाइक दिस, ओके, तो ये एटम है ऐसा, एक और एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, राइट? तो ये न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके ऊपर में जो ऑर्बिट्स बने हैं यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। तो ये बोलना चाह रहा है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट? या ये भी बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियस और देखो, कभी भी आपके सेम चार्जेस होंगे तभी रिपल्शन पॉसिबल है। तो एक कि फोर्स ऑफ रिपल्शन की अगर बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी अमंग द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स और दैट शुड बी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स। मतलब कि आपस में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो सकता है और आपस में दोनों के न्यूक्लियस में रिपल्शन हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, ओके, वो जनरली बिटवीन द न्यूक्लियाई होता है ऑफ दीज एटम्स या अमंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स। मतलब ये है कि अगर मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में जानना है तो वो या नहीं तो पहले एटम और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच होगा रिपल्शन, या पहले और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मतलब कि रिपल्शन होना है तो एक चीज की गारंटी होनी चाहिए कि दोनों के दोनों लाइक चार्जेस होना चाहिए, राइट? तो अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं तो दैट शुड बी ऑलवेज बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ दिस एटम्स और अमंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम्स। ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर है? द सेकंड पोस्टुलेट इट सेज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is between the nucleus of one atom and electron of other atom। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अनलाइक चार्जेस में होगा, ओके? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। बट अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता हूं तो यहां का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स होगा इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा थ्योरी है, दूसरा पोस्टुलेट है, राइट? कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by partial overlap of two half filled atomic orbitals, two half filled atomic orbitals containing electron with atomic opposite spin, containing electron with opposite spin, containing electron, आगे यहां लिख रहा हूं with opposite spin। ये आपका तीसरा पॉइंट है, राइट? मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, ओके? सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, पर थर्ड पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी को पकड़ना है, ओके, राइट? लेट मी टेक हेल्प यू विद एन एग्जांपल ऑफ H2। तो एक हाइड्रोजन के पास आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है,
और ये इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स शेयर करते हैं और ये H और H का आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, राइट। लेकिन अगर आप ऑर्बिटल के हिसाब से इसका डायग्राम बनाते हो तो सिंगल पहला हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1। ओके, सिमिलरली एक और जो हाइड्रोजन होगा, ओके, वन मोर हाइड्रोजन, इसका भी ऑर्बिटल ऐसा ही होगा 1s1। ओके, तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं H और H को, तो मुझे एक सिंगल ऑर्बिटल मिलेगा जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये ऑर्बिटल है, राइट। मेरे पास एक ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये भी आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। जब मैं दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को कंबाइन करता हूं तो मुझे एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मिलेगा, ओके, विथ ऑपोजिट स्पिन। मैंने ऑलरेडी बोला है कि कभी भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट स्पिन होंगे, राइट। सो 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। तो फुल्ली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंबाइन करके जब एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, ओके, तो ये बनता है आपका H2, जिसमें आपके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे, राइट। अगर मैं इसमें ओवरलैपिंग की बात करता हूं तो आप देखिए कि इसमें ओवरलैप कैसा होता है, राइट। देखिए ये है आपका s ऑर्बिटल, ओके, s ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है, ओके, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस वन इज s ऑर्बिटल, ओके। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। एक ऑर्बिटल हमेशा दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके एक फाइनल ऑर्बिटल बनाता है, ओके। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका ऑलरेडी s ऑर्बिटल है, एक और s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ और ये आपको टोटल, ओके, 1s2 एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बना के दिया जिसमें आपके दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। तो वो यही बोलना चाह रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप। ओवरलैप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक के ऊपर एक आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा पार्शियल ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। अब ये थर्ड पॉइंट समझ में आया सभी को। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, है मॉलिक्यूलर कंपाउंड वही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका वही होगा और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। मतलब कि ऐसे कई हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए एक स्ट्रक्चर काफी नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर समय में हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लगते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। सो जनरली हर पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर अपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ओके। सो दोस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैव मेनी स्ट्रक्चर्स जो कि अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, बट कोई भी एक स्ट्रक्चर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, राइट। मतलब आपको फंडा क्लियर है, ओके। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देयर आर मेनी कंपाउंड्स जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, और उन कंपाउंड्स की अगर मैं प्रॉपर्टी बताना चाहूं तो एक स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ for me to define all the properties. So each structure define some different properties of that particular elements. अब ऐसा उसमें एक भी स्ट्रक्चर नहीं है जो सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ डिफाइन कर दे। तो एक कंपाउंड की वो फिनोमिना, ओके, अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं, ओके। द फिनोमिना ऑफ अ कंपाउंड in which only one structure is
not sufficient to explain all the properties of the elements या of the compound due to which every structure defines their own properties is termed as resonance. ओके तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल. ओके अगर ऑक्सीजन O2 का स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं प्रॉपरली तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है. सॉरी O3, ओजोन की बात कर रहा हूं. O3 ओजोन, राइट. इसका फॉर्मूला है ओजोन. तो O का डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, राइट. अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग देखें तो O के आपके ओवरऑल 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो यहां पे 4 बॉन्डेड है. ओके तो 4 आपके लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट. तो ये आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मतलब O3 का स्ट्रक्चर है. बट इसी O3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इधर पे डबल बॉन्ड O कर सकता हूं और इधर पे सिंगल बॉन्ड O कर सकता हूं, राइट. सेम होगा. राइट. पहले इधर पे डबल बॉन्ड था, अब इधर पे डबल बॉन्ड है, पर देखो चीज वही है. ओके दैट मींस द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट द फॉर्मूला इज नॉट, राइट. तो अब देख सकते हो आप ओजोन के ही आपके 2 स्ट्रक्चर्स हैं. तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसकी एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. और ये आपका एग्जाम्पल है. अब आते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड पे. नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड मतलब 2 अनयूजुअल चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक नया चीज बन जाता है, उसको हम हमेशा हाइब्रिड बोलते हैं, राइट. हम हमारी भाषा में हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? हाइब्रिड मींस मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स गिविंग राइज टू समथिंग न्यू, राइट. तो यहाँ पे मेरे पास O3 के 2 स्ट्रक्चर्स थे, दोनों के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को मैं अभी बताऊंगा. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके रेजोनेंस हाइब्रिड का डेफिनेशन है द इमेजिनरी स्ट्रक्चर इन बिटवीन ऑल द resonating structures is generally termed as resonance hybrid. ओके इमेजिनरी स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड का कोई स्ट्रक्चर एक्चुअल होता नहीं है. ओके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमने बनाया है यहाँ पे. ओके द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. पर ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों की तरह दिखे या दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअल, वो एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है. वो हमारा एजम्पशन है कि हाँ इन दोनों का हाइब्रिड ऐसा होता होगा, इज जनरली टर्म्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके जैसे कि अगर मैं O3 का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ओके तो रेजोनेंस हाइब्रिड O3 का ऐसा होता है, एक O होता है सिंगल बॉन्ड O और इधर भी सिंगल बॉन्ड O और एक डिस्टॉर्टेड बॉन्ड बनता है ऐसा और एक डिस्टॉर्टेड बॉन्ड बनता है ऐसा, डॉटेड लाइंस दोनों तरफ, राइट. मतलब कि एक में हमारे पास यहां पे बॉन्ड है यहां पे नहीं है, दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड नहीं है यहाँ पे बॉन्ड है. तो हाइब्रिड ने क्या कर दिया कि दोनों बॉन्ड का
आधा आधा करके इधर दे दिया, ओके, और कह दिया कि ये हाइब्रिड बॉन्ड है। पर क्या ऐसा बॉन्ड होता है? आपने कभी ऐसा बॉन्ड देखा है जो डॉटेड लाइन से होता है? नहीं। दैट्स व्हाई रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअली लाई करता नहीं है, सो इट्स अ इमेजिनरी स्ट्रक्चर, यू नीड टू रिमेंबर। बट यस, हाँ, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, बस ये आपको याद रखना है, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड।